गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से एक बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ है। लगभग 40 साल 50 साल पहले जब हम अपना पास देखेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई ना कोई गांव से हम जुड़े रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो किसानों के ऊपर है, जो इस सरकार ने अभी फ़िलहाल में 3 बिल जो पास किए हैं किसानों से रिलेटेड, उनमें से एक बिल पे मैं आज डिस्कस करूंगा। जो बिल जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को आवश्यक वस्तु अधिनियम हिंदी में कहते हैं। अब इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आप ये जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये एक्ट जो है 1955 में 1955 में इस एक्ट को बनाया गया। इस एक्ट को बनाने की एक बड़ी वजह यह थी कि जब देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो खेती थी वो काफ़ी कम थी, या हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम इतने विकसित देश नहीं थे, और उस समय हमारा जो पॉपुलेशन था वो करीब 3.5 करोड़ था। और ऐसे समय में क्या होता था कि जो स्टोरेज था वो कुछ लोग स्टोरेज कर लेते थे, तो कुछ लोगों के पास ग्रेन्स ज़्यादा, अनाज ज़्यादा होता था, कुछ लोगों के पास कम होता था। तो सरकार ने ये जो जमाखोरी वाली जो बात थी उसको ख़त्म करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इस देश में लाया। ये कोई पहला दफ़ा नहीं था जब हमारे देश में इस तरह का कोई एक्ट लाया गया। करीब आज से 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस तरह का काम किया था। जब मंगोल के जो दुश्मन थे, जब हमारे देश पे हमला वो कर रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारा जो अनाज है उन्होंने स्टॉक कर लिया था। और ये स्टॉक इसलिए किया गया था कि अगर कभी मुश्किल समय आए, मुश्किल घड़ी आए, तो उस समय उस क्राइसिस में जो है ये अनाज को यूज़ किया जाए, प्रजा में बांटा जाए। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मॉडल था उसी का एक विस्तृत प्रारूप है ये। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस जो मोदी सरकार ने जो अभी जो अमेंडमेंट लाया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, वो क्या है। अब ये जो इस बात को आप समझने के लिए आप ये समझें कि इसका जो मूल मकसद है वो ये है कि जो जमाखोरी होता है, जो होर्डिंग होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको बंद करना। होता क्या है कि अगर आप किसी सामान को या किसी वस्तु को जो आपके रोज़मर्रा के दिनचर्या में यूज़ होता हो, उसको अगर आप स्टॉक कर लें, ज़्यादा मात्रा में रख लें, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में उसकी कमी हो जाती है और डिमांड जो है वो हमारा कम होता नहीं है, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है। अब जब वो उसका स्टॉक जब हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई जब कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है कि जब डिमांड बढ़े और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसी को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। अब मोदी सरकार ने ये क्या किया कि इस एक्ट में अमेंडमेंट किया, सेक्शन 3 में 1A इंसर्ट किया गया, और अब जो है जो भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि आलू है, प्याज है, तेल है, और जो बिया होता है, जो जिससे तेल निकलता है, जो सीड्स होते हैं मूंगफली के, सोयाबीन के, तिलहन जो जिसको कहते हैं, जो तिलहन के डेफिनेशन में सारे आते हैं, इनको उन्होंने पूरी आज़ादी दे दी जो ट्रेडर्स हैं कि आप कितना भी इसका होर्डिंग कर सकते हैं, आप कितना भी स्टोरेज कर सकते हैं। मोदी सरकार का मानना ये है कि अगर ये जो स्टोरेज की जो फैसिलिटी जो बढ़ा दी गई, जो पहले था एक फिक्स था, उसको अब अनलिमिटेड कर दिया गया, इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर डरेंगे नहीं और खुल के इस पर बिजनेस करेंगे, हमारे बिजनेस में। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान जो किसान महसूस कर रहे हैं और जो हम कंज्यूमर्स को भी महसूस करना चाहिए कि ये सिर्फ किसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि हम कंज्यूमर्स के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। अब मैं आपको 2 भाग में ये बताना चाहूँगा कैसे ये हमें परेशान कर सकता है। अब ट्रेडर्स हैं वो अनलिमिटेड मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं, दाल को, तेल को, चीनी को, आलू को, प्याज को, टमाटर को, उन्हें अब आज़ादी है इसकी। अब होता क्या है कि तो होता है प्राइस बढ़ता है जब मौसम का मार हो, या फसल अच्छे ना हुए हों, या मानसून लेट से आया हो, सूखा पड़ा हो, तो एक ये फैक्टर होता है प्राइसेस बढ़ने के। दूसरा फैक्टर जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, जो कि ये ट्रेडर्स करते हैं।
वो क्या करेंगे कि बड़ी मात्रा में फसल को या अनाज को या आलू को या प्याज को वो स्टॉक करके रख लेंगे। मार्केट में सप्लाई कम होगा, डिमांड्स हमारे ज़्यादा हैं, तो प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगे। तो ये एक डर है जो हम सब के मन में है। और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये पहली तरीके से जो वार होता है, जिसका जो प्रहार होता है, वो हम कंज्यूमर्स के ऊपर है। किसानों के ऊपर क्या प्रहार है, मैं आपको बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक किसान, मान लीजिए कि वो 10 क्विंटल अनाज वो पैदा करता है अपने खेत से। अब एमएसपी उसको मिल जाता है अपने उस 10 क्विंटल के हिसाब से, उसको अपने अनाज का पैसा मिल जाता है। अब क्या होता है कि जो होर्डिंग करने वाली जो कंपनीज हैं या ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, सारे अनाजों को अपने पास रख लेते हैं। अब किसान ये सोचता है कि अगले साल भी मुझे उसी एमएसपी पे, या जो एक प्राइस है जो कंपनी दे रही थी लास्ट ईयर, वो इस साल फिर से उसी तरीके से कल्टीवेशन करेगा, या हो सकता है ज़्यादा कल्टीवेशन करे क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि कंपनीज या ट्रेडर्स के पास पहले से स्टॉक भरा पड़ा है। अब वो ये कहेंगे कि भाई साहब, अगर आपको अपना सामान बेचना है तो आप सस्ते दाम पे बेचो, वरना मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जो किसान जो पिछले साल 2200 रुपये क्विंटल पे बेच रहा था अपना अनाज, उसको मजबूरी वश वो 1500 में बेचेगा, 1400 में बेचेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा आम प्रैक्टिस है भारत में। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान किसानों को होने वाला है, क्योंकि किसान उतना अनाज रखेगा कहाँ, उसके पास रहने के लिए जिसके पास जगह नहीं है, वो इतना अनाज रखेगा कहाँ। टमाटर है, टमाटर वो कितने दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज में रखे। तो फाइनली उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपना जो टमाटर है, अपना अनाज है, वो कम रेट पे ट्रेडर्स को बेचेगा, क्योंकि ट्रेडर्स को अभी ज़रूरत नहीं है और किसानों को अभी ज़रूरत है, और ट्रेडर्स ही इसी का फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस एक्ट का, जो अमेंडमेंट हुआ है उसका, क्योंकि इससे एक खुली छूट मिल चुकी है ट्रेडर्स को कि वो होर्डिंग करें। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ नियम रखे हैं कि कब ये जो होर्डिंग है उस पर रोक लगेगा, बट वो नियम इतने हल्के हैं, वो इतने लीनियंट हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार जब तक ये उस पर होर्डिंग पे रोक लगाने की कोशिश करेगी, तब तक किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका रहेगा। क्योंकि जो टर्म्स हैं वो काफ़ी वेग हैं। कहा जा रहा है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होगा, जब वॉर का सिचुएशन होगा, जब फेमाइन होगा, जब सूखा पड़ेगा, जब बाढ़ आएगा, इन सिचुएशंस में भारत में तो हर साल बाढ़ आते हैं, बिहार में हर साल बाढ़ आते हैं, तो क्या ये तो फिर इस अमेंडमेंट का फ़ायदा क्या होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो एक्ट है, इसको जानबूझ के 9th शेड्यूल में रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि 9th शेड्यूल क्या है। 9th शेड्यूल में कोई भी क्या होता है, सरकारें जो चाहती हैं कि कुछ एक्ट्स जो कोर्ट में चैलेंज ना हो, जिसको कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, जिसकी वैलिडिटी को, वो क्या करती हैं सरकारें, इसको 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की डाल दी जाती हैं। अब 9th शेड्यूल में अभी 284 एक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंटर के, जो जुडिशल रिव्यू से वो बचते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, तो क्या किसान इसको चैलेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, इसको किसान चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो एक्ट चाहे 9th शेड्यूल में ही क्यों ना हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या इस करंट एक्ट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड को अगर वायलेट करता है या इक्वालिटी को वो वायलेट करता है, तो वहाँ पे जो है जुडिशल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट को। ऑल्दो वो जो है एक्ट जो है वो शेड्यूल 9 में पड़ा हुआ हो, फिर भी वो रिव्यू कर सकता है। और ये रिव्यू, ये जो डिसीजन है, ये IR कोल्हेलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में ये साफ साफ कहा गया था कि केशवानंद भारती, जब ये बेसिक स्ट्रक्चर जब इवॉल्व हुआ, एक्ट्स पास होंगे, वो जुडिशल रिव्यू में आ सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि क्या इसके पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को चैलेंज किया गया है? जी हाँ, ये 1978 में चैलेंज हुआ था। केस का नाम है प्राग आइस वर्सेस ऑयल मिल्स। इसमें ये हुआ था कि ये 1978 का केस है। इसमें उस समय की सरकार ने क्या किया था कि जो तेल के जो दाम हैं वो 10 रुपये kg के हिसाब से फिक्स कर लिया था, और ये नियम बनाया था कि
10 रुपये से महंगा कोई नहीं बेच सकता है। उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इस एक्ट को, सेक्शन 3 को खासकर चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा था कि ये राइट टू इक्वालिटी और उनका जो ट्रेड का जो राइट है उसको वायलेट करता है। तो एक बड़ा शानदार ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द मस्टर्ड ऑयल प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1977 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। द इम्प्यूग्ड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज नॉट एन एक्ट ऑफ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रेडर्स। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद यही है, सोशलिस्ट वेलफेयर इकॉनमी का निर्माण करें। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि इस देश में जो है कोई हद से ज़्यादा अमीर हो जाए, कोई हद से ज़्यादा गरीब हो जाए, एक डिस्पैरिटी ना हो हमारे देश में। और इसलिए सोशल वेलफेयर इकॉनमी की बात सुप्रीम कोर्ट ने की और ये कहा कि ये जो एक्ट है, ये जो ऑर्डर आया था, ये कोई वायलेट नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि ये देश काफ़ी सारे गरीबों से भरा पड़ा है और 10 रुपये उस समय तेल प्रति केजी जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है उस गरीबी में। तो ये जो अमेंडमेंट आया था, ये जो ऑर्डर आया था मस्टर्ड ऑयल प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्योंकि ये वायलेट नहीं करता और ये एक सोशलिस्ट वेलफेयर इकॉनमी को प्रमोट करता है। तो मुझे लगता है कि किसान जो है, और मैंने अभी पढ़ा भी था कि कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशन जो है इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्ट है ये किसानों को लेके और इवन कंज्यूमर्स को लेके कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है और ये बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे ढेर सारी पिटिशन्स जो हैं वो इस अमेंडमेंट को चैलेंज करेंगे और होपफुली ये अमेंडमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनवैलिड माना जाए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। थैंक यू।